जब भारत के एलओपी के रूप में राहुल गांधी जी आए हैं तो वर्ल्ड कप जीते हैं और इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतते रहे, तो आजीवन एलओपी बने रहे राहुल गांधी। ये मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको। व्यक्तिगत तौर से मोदी जी और बीजेपी की एक तरह से मॉरल हार है, और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रगल किया, वो हम सब ने देखा। ये कांग्रेस की तीसरी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, पर ये कांग्रेस की जीत है। क्यों ये मोदी जी की सरकार से बन गई है एनडीए की सरकार, ये सवाल है, इसका वो जवाब नहीं दे रहे। अपने एक सांसद की तुलना राजा अयोध्या से कर दी, प्रभु श्री राम से तुलना करने लग गए। इसको अहंकार कहते हैं। क्या ओम बिरला जी स्पीकर है पार्लियामेंट के या बीजेपी के कार्यकर्ता है कि एलओपी का माइक बंद करे, ये सवाल है। हर हर महादेव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, 1 महीने हो चुका है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी बहुत उत्साहित हैं नतीजों को लेके। वो इन नतीजों को बीजेपी की हार बताते हैं और कांग्रेस की जीत बताते हैं। मेरा सवाल ये है कि 99 सीटों वाली कांग्रेस को 240 सीटों वाली बीजेपी हारी हुई कैसे लगती है? जीत तो जीत होती है ना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जागरण परिवार का, कि मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया इस उत्तराखंड देवभूमि में, और आपका और शहजाद को और बीजेपी के सभी समर्थकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तीसरी बार जीते हैं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपका सवाल वाजिब है, लेकिन इसमें एक चीज़ था कि राहुल गांधी जी ने या कभी भी इंडिया अलायंस के लोगों ने ये नहीं कहा था अब की बार 400 पार। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 370 सीटें हम पार करेंगे। राहुल गांधी जी का टारगेट था 290 ऑड, उसमें से 230 आया। मोदी जी का टारगेट था 400 पार, उसमें से उनकी सीटें घटते 240 हो गई है। तो सबसे पहले ये जो हार है ये मोदी जी की गारंटी की हार है। देखिए, आज के पहले जो 2 एनडीए की सरकार थी उसे मोदी सरकार कहा जाता था। एनडीए सरकार, अब ये जो शब्दावली है ये अब मोदी जी यूज़ करते हैं, ये मोदी सरकार कहा जाता था। अब ये हो गई एनडीए सरकार, ठीक है, इनके अलायंस है, ये जीते, इनको बधाई, 272 इन्होंने क्रॉस कर दिया। लेकिन जो वादा किया था, जो मोदी की गारंटी थी, वो फुलफिल नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट दिया है, इसलिए ये एक विक्ट्री है। दूसरी चीज़, इंडिया अलायंस के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। कभी भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस कहती थी इंडिया अलायंस लड़ रही थी, ये कह रहे थे मोदी जी चुनाव लड़ रहे, मोदी की गारंटी। इसलिए ये व्यक्तिगत तौर से मोदी जी और बीजेपी की एक तरह से मॉरल हार है, और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रगल किया, वो हम सब ने देखा। शहजाद ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी की हार है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे आज जागरण संवादी के अवसर पर आप लोगों के बीच में देवभूमि आने का मौका मिला, तो सबसे पहले हर हर महादेव। और मैं आनंद जी का और पूरे जागरण परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे एक शुभ अवसर पर आने का मौका मिला है। कल ही भारत ने 17 वर्ष बाद T20 में जो शानदार जीत हासिल की है, इसके लिए एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। अच्छा, सीरियस बात पे आऊं उससे पहले एक हल्की टिप्पणी करने का अवसर दीजिए। अब क्या है कि मैं वैसे तो खेल में राजनीति को नहीं लाना चाहिए, पर मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रहा था तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने यह डाला था, देखा ये राहुल जी जब से एलओपी बने हैं, संवैधानिक पद ग्रहण किया है, तो भारत वर्ल्ड कप जीत गया। तो मैंने कहा कि चलिए बात तो सही है, तो मैंने कहा कि चलिए बड़ा दिल दिखाते हैं। मैंने कहा कांग्रेसियों से कि ये बिल्कुल सही बात है, जब भारत के एलओपी के रूप में राहुल गांधी जी आए हैं तो वर्ल्ड कप जीते हैं और इसी तरीके से वर्ल्ड कप जीतते रहे, तो आजीवन एलओपी बने रहे राहुल गांधी। ये मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको। तो तब से कांग्रेस ने जवाब ही नहीं दिया इसका, और कुछ स्थिति इसी प्रकार की है। अब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप से लेकर आज तक हमारा तीसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है भाई साहब, 240 सीट, पर ये हमारी हार है। ये कांग्रेस की तीसरी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, पर ये कांग्रेस की जीत है। तीसरी बार भी राहुल गांधी जी 99 पार नहीं हो पा रहे हैं, और हम लोगों को उतनी सीटें मिली है जितना कुल मिलाकर इंडिया अलायंस को नहीं मिली है, पर यह हमारी हार है। 14 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, 16 राज्यों में उसका वोट शेयर गिर गया, और कम से कम 9 राज्यों में, उत्तराखंड सहित, मध्य प्रदेश सहित, हिमाचल सहित, हम लोगों ने फुल मार्क्स पाए हैं। मतलब 5 आउट ऑफ 5 उत्तराखंड में, 29 आउट ऑफ 29 मध्य प्रदेश में, गुजरात में 25 आउट ऑफ 26, पर यह हमारी हार है।
तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से हमें हराते रहिए और इसी प्रकार से आप जीतते रहिए। ये तो ऐसे ही हो गया। साउथ अफ्रीका के कैप्टन कल बोले कि नहीं नहीं, भारत तो केवल 7 रन से जीती है, जीतना था 70 रन से, केवल 7 रन से जीती है। नैतिक तौर से तो T20 का वर्ल्ड कप हमारे पास है, आप नैतिक तौर पर संभालते रहिए, देश ने हमें मौका दिया है और हम इसको पूरा करते रहेंगे। और एक और बात देखिए, अभी तहसीन ने बात रखी कि ये मोदी की गारंटी की हार है, फलाने की हार है। राहुल जी ने एक गारंटी दी थी। राहुल जी ने कहा था कि जहां जहां आप मुझे 1 वोट देंगे, मैं खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा कराऊंगा। तो मुझे लगता है क्योंकि ये उनकी जीत हुई है, ये मानते भी हैं, तो जहां पर इनकी राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक, वहां पे वो खटाखट 8,500 रुपए प्रति महीना डिपॉजिट करना शुरू कर दे। मुझे लगता है कि अपनी गारंटी खुद निभा दे। बाकी तो जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस की तो वारंटी नहीं बची, अब गारंटी की क्या बात करते हैं। तहसीन, नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 4.25 लाख से घटकर 1.5 लाख पे हो जाता है और अयोध्या बीजेपी हार जाती है, तो आप ये कहते हैं कि ये मोदी की नैतिक हार है। और शहजाद ये कह रहे हैं कि अगर सीटें मतलब कम वोट से जीत नैतिक हार है, तो 7 रनों से जो कल भारत की जीत हुई है, तो क्या आप इसे भी भारत की नैतिक हार मानेंगे और ये जीत दे देनी चाहिए दक्षिण अफ्रीका को? नहीं, देखिए, ये गंभीरता नहीं है। क्रिकेट को इन्होंने पॉलिटिक्स से कंपेयर कर दिया। अब सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल इक्वेशन में बहुत अंतर रहता है। सवाल ये है कि क्या ये इलेक्शन एक लेवल प्लेइंग फील्ड था? क्या ऑपोजिशन के पास वो रिसोर्सेज थे? मैं इलेक्शन कमीशन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्या वो रिसोर्सेज थे? क्या उनके पास मीडिया में वो रीच थी? क्या उनके पास वो सारे साधन थे जो भाजपा के पास थे, जो मोदी जी के पास थे? क्यों ये मोदी जी की सरकार से बन गई है एनडीए की सरकार? ये सवाल है, इसका वो जवाब नहीं दे रहे। ये बात ठीक है, वे जीते, मैं तो उनको बधाई दिया, मैं तो उनको शुभकामनाएं दिया। जैसा भारत ने जीते वैसे ये जीत गए, इनकी सरकार है, अब सरकार चलाए। लेकिन जब ये कहते हैं कि सरकार चलाने की इनकी गारंटी है, तो उन गारंटियों का क्या हुआ मणिपुर के अंदर? उन गारंटियों का क्या हुआ जो आज के पहले इनकी गारंटी थी? वो सारी गारंटी नहीं निभाई, इसलिए उनके जो अहंकार था उसको पब्लिक ने कम किया है। ऐसे ही आप घमंड में रहिए, ऐसे ही घमंड में रहिए। ये आज जो 3rd टर्म मिला है, 4th टर्म आपको नहीं मिलेगा, इसी घमंड में रहिए। ये देवभूमि है, यहाँ पे घमंड नहीं चलता है। देखिए, घमंड की बात क्या होती है, अभी 37 दीवार पीछे हट गई है, पर देखिए शशि कपूर और अमिताभ का मिलन नहीं हो सकता, कम से कम इस प्रोग्राम में। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अहंकार किसको कहते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी अपने फैजाबाद के सांसद के साथ खड़े थे, तो मीडिया से संवाद करते वक्त उन्होंने बोला, देखिए ये सांसद नहीं, ये राजा अयोध्या है। मतलब कि 37 सीट उत्तर प्रदेश में क्या आ गई, तो आपने अपने एक सांसद की तुलना राजा अयोध्या से कर दी, प्रभु श्री राम से तुलना करने लग गए। इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार उसे कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 वर्ष के बाद पहले वो प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ लिया है, तो आदरणीय सोनिया गांधी जी या आदरणीय ममता बनर्जी जी ने औपचारिक रूप से उनको शुभकामनाएं देने का काम भी नहीं किया। तहसीन ने दे दिया, तहसीन ऑफिशियली कांग्रेस में नहीं है, ये भले मानस है, इसलिए ऑफिशियली कांग्रेस में नहीं है, ये केवल परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रियंका जी से जुड़े हुए, पर प्रियंका जी से कहिए आप कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा ये होती है कि हम हारे या जीत में हम एक दूसरे को ये आश्वस्त करते हैं कि चलिए अब चुनाव समाप्त हो गए और चुनाव के बाद देश को संभालने के लिए जो भी जिम्मेदारी है हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। पर सोनिया जी या ममता जी ने अगर एक भी बार औपचारिक रूप से शुभकामनाएं दी हो, उल्टा ममता दीदी ने तो कहा कि मैंने तो लाइट बंद कर दी और मैं बैठ गई। अब लाइट बंद करने से कुछ नहीं होने वाला हासिल। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो लोग यहाँ पर आकर हमें अहंकार के पाठ पढ़ा रहे हैं, कम से कम वो ये तो देखें कि किस प्रकार से। और देखिए, मैं खेल पे फिर से जाऊंगा, खेल पे इसलिए जाऊंगा कि एक है राहुल द्रविड़, भारत टीम के कोच थे वो T20 में, वो राहुल द्रविड़ जीत में विनम्र है, और एक है दूसरे राहुल जो 99 पाने पर इतने अहंकार में है। तो अहंकार तो ये है, उस राहुल से सीख लीजिए आप। नहीं, देखिए, अगर राहुल गांधी इतने ही अहंकारी है, राहुल गांधी के पास इतना ही वे पीछे है, वे जीत नहीं पाए, तो ओम बिरला जी ने माइक क्यों बंद किया उनका LOP का जब वे मुद्दा उठा रहे थे? आप मुझे बताइए, अहंकार किसे कहते हैं?
अहंकार उसे कहते हैं कि जब अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी बोलते थे, कितनी भी वो टिप्पणी करे मनमोहन सिंह जी पर, कितने भी सवाल पूछे, मनमोहन सिंह जी खड़े होकर उनका उत्तर देते थे। आज एलओपी, आप उनसे इत्तेफाक रखो या ना रखो, एक मुद्दा उठा रहे पार्लियामेंट के अंदर और स्पीकर उनका माइक बंद करते हैं। ये स्पीकर है? मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, क्या ओम बिरला जी स्पीकर है पार्लियामेंट के या बीजेपी के कार्यकर्ता है कि एलओपी का माइक बंद कर रहे? ये सवाल है। अगर आपको राहुल गांधी से इतना ही, आप राहुल गांधी को नॉन सीरियस लेते, आप उनको घमंडी मानते, तो स्पीकर उनका माइक क्यों बंद करते? वो कोई स्टेटमेंट देते तो सारा का सारा कैबिनेट क्यों उतरता है उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? ये सवाल का आप जवाब दीजिए। शहजाद जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक तस्वीर लाया हूं। ये तस्वीर है 2012 मुझे भी की। दिखाओ ना। सुन लीजिए, 2012 की तस्वीर है। ये माइक बंद करने की बात कर रहे हैं, इस पे तो स्पष्टीकरण आ चुका है, माइक वाइक कोई बंद नहीं हुआ, वो ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। पर ये राजीव शुक्ला जी है, वो जाकर 2012 में जब इनको चर्चा इनकन्वीनियंट लगती थी तो सीधे स्पीकर को जाकर बोलते थे, अरे हाउस ही बंद करवा दो। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अनंत जी बैठे हैं और अनंत जी के सामने चाहे कोई भी पक्ष लूं मैं ना लूं, मैं उनके सामने झूठे तथ्य नहीं रख सकता। 1 मिनट में वो मेरे सामने सारी चीजों को ले आएंगे। अनंत जी से पूछे कि आंध्र का बाइफर्केशन बिल तेलंगाना बनने के लिए जब बना तो माइक बंद करना बंद कीजिए, इन्होंने तो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट जो होता है पार्लियामेंट सेशन का, उसी को बंद कर दिया था और लाइटें बंद कर दी थी। और इससे अलावा इसी महीने में 50 वर्ष पहले माइक वाइक बंद नहीं, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करने का और 1,40,000 लोगों को जेल में बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और चौधरी चरण सिंह जी थे। तो आपने तो डेमोक्रेसी बंद कर दी थी मान्यवर। पर फिर भी मैं केवल एक ही वाक्य कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, आज की तारीख में बात करते, क्योंकि बोलेंगे रिवर्स गियर में गाड़ी क्यों चलाते हो। 2 तस्वीर है देश के सामने। एक है संसद की। आपने देखा होगा कि जब ओम बिरला जी चुन के स्पीकर बने, वो ऐसे तो सर्वसम्मति से ही चुने गए, उसके बाद उन्होंने डिवीजन वोट मांगा नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल जी को आगे आने दिया कि नेता विपक्ष के तौर पर चलिए आपके पीछे हम चलेंगे, उनको आसन तक ले जाएंगे। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। और दूसरी तरफ तमिलनाडु में इसी काल में जब 63 दलितों की हत्या हुई है कल्लकुरिची में, आपने सुना होगा कल्लकुरिची में अवैध शराब पीने से 63 दलितों की हत्या हुई है, वहां के नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता नहीं है, एआईडीएमके के नेता है, उन्होंने केवल इतना कह दिया कि मैं चर्चा की मांग करता हूं, तो उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीएमके जो इंडिया अलायंस की सरकार है उनके द्वारा उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। नहीं, और एक, लोकतंत्र का पाठ ये सबको पढ़ा। नहीं, एक शब्द क्यों, उस पर पूरी लाइन बोलूंगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये इनका एक फॉर्मूला है, कोई भी अच्छी चीज हो, चाहे वो फॉर्मेलिटी हो, चाहे वो पहले से होती आए हो, वो मोदी जी ने शुरू किया। लेकिन कोई इनसे सवाल पूछे तो चले जाते हैं पास्ट के अंदर, इंदिरा जी ने ऐसा किया, नेहरू जी ने ऐसा किया, राजीव जी ने ऐसा किया, आपने क्या किया? एक मिनट, आपने क्या किया 2014 के बाद? वो बताइए, आपको कोई भी सवाल पूछते, इंदिरा जी ने क्या, नेहरू जी ने क्या, तो आप बोल देते 2014 में कि जो नया भारत की आप रचना कर रहे हो बिल्कुल पुराने भारत की तरह है, या आप उसको बोल देते। 1 मिनट। दूसरी चीज, तमिलनाडु में जो हुआ मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन यही ओम बिरला जी थे 149 एमपीज को सस्पेंड करने के बाद बिल्स पास किए। ये जो नया आईपीसी सारा पास हुआ, एमपीज को सस्पेंड करते। यहां पर कोई तमिलनाडु में बिल पास हुआ? एमएलए सस्पेंड हुए, गलत है, सभी असेंबलीज में हो रहे। आप भी बोल दो जो असेंबलीज करे पार्लियामेंट में वही चलेगा। और फिर इसके बाद वो क्यों, आप मार्शल भी ले आना लोकसभा के अंदर, वो भी ले आए आप मार्शल। अरे वो तो लाए थे आप लास्ट टाइम, संजय सिंह को निकाला था ना मार्शल द्वारा। कम से कम पार्लियामेंट के स्पीकर और यहाँ के स्पीकर को कौन बोलने का अवसर नहीं देता, ये तो सबके सामने आ चुका है। शहजाद, देखिए डेमोक्रेसी जिंदा है। अगले सवाल पे चलते हैं। शहजाद, अभी राहुल गांधी अमेठी गए थे, प्रियंका उनके साथ थी, उत्साह उनका चरम पे है, तो उन्होंने वहाँ पे भाषण में कहा कि प्रियंका को मैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए कह रहा था, अगर प्रियंका वहाँ से लड़ गई होती तो 2.5 लाख वोट से मोदी हारते। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब राहुल जी ही खुद चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये तो सबसे बड़ा डिस्क्लोजर है कि राहुल गांधी स्वयं चाहते थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने अजय राय जी के बारे में जो टिप्पणी इस प्रकार से की है कि अजय राय में कुव्वत नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपनी बहन को क्यों नहीं लड़वाया। और इसका मतलब ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं, देखिए, राहुल गांधी जी को गंभीरता से टिप्पणी करनी चाहिए। ये कहते हैं ना कि उनको जैसे दूध फटा तो पनीर है, तुक्का लगा तो तीर है, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब ठीक है, जीत गए ये लोग, अमेठी में जीते, कुछ सीटें जीत गए, तो अब अति उत्साह में आकर ये कहना कि बनारस में हम जीत ही जाते, तो लड़वाने से किसने मना किया? आपने तो अब प्रियंका जी को सीधा वायनाड भेज दिया। वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है वो, कि वायनाड की जनता को, क्योंकि ये
फिर से वाटर बाउटरी करेंगे उससे पहले मैं इनके दरवाजे बंद कर दूं वाटर बाउटरी के। वायनाड की जनता को चुनाव से पहले बताया नहीं कि हम दूसरी सीट से लड़ने वाले हैं। अमेठी गए नहीं, सीधा रायबरेली पहुंचे और वहां से चुनाव लड़ा। भाई आप वायनाड की जनता को, जैसे मोदी जी वाराणसी और वडोदरा से लड़े तो उन्होंने वाराणसी और वडोदरा दोनों की जनता को पहले ही बता दिया था कि मैं लड़ने वाला हूं दोनों जगह से, तो आप बता देते। मोदी जी ने बोला था मैं कौन सी सीट छोड़ूंगा, बताया था मोदी जी ने। वो तो राहुल गांधी ने बताया था ना मैं दोनों सीट से लड़ूंगा। जनता को पता नहीं था वो रायबरेली और वायनाड से बने? नहीं, पता नहीं था क्या? ये क्या लॉजिक है इनका? लॉजिक क्या होता? मोदी जी ने बताया था क्या कैंपेन में बताया कि मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ वो सीट छोड़ रहा हूँ? प्रियंका से ही जुड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी ने ये घोषणा कर दी है कि वो वायनाड से लड़ेंगी, इतना देरी क्यों? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि वायनाड, प्रियंका के लिए वायनाड उन्होंने क्यों छोड़ा, रायबरेली क्यों नहीं छोड़ी? जबकि अमेठी और रायबरेली में तो प्रियंका ने अच्छा काम किया था। 1999 उन्होंने सोनिया गांधी को लड़ाया, फिर 2004, 2009, 2014, 2017 राहुल को अमेठी में लड़ाया। इंदिरा जी का लगातार रायबरेली में उन्होंने चुनाव संचालन किया। तो प्रियंका के लिए ज़्यादा सेफ तो रायबरेली थी, तो राहुल ने रायबरेली क्यों नहीं छोड़ी? उसके पहले सतीश शर्मा जी को जिताया था अमेठी से। वो जो स्पीच उन्होंने दिया था, अरुण नेहरू जी जीत रहे थे वो चुनाव, और जो प्रियंका जी ने स्पीच दिया था 14 साल की थी, और वो स्पीच जो उन्होंने दिया था तो बिल्कुल जी, इतना तो वहाँ से हाँ। एक तो इतना विलंब क्यों किया? दूसरा वायनाड क्यों भेजा? वो एक रायबरेली से ज्यादा था, वहाँ के लोग उन्हें ज्यादा पसंद भी करते थे। अब वो मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था और मुझे इसमें कोई वो नहीं होता है कहने के लिए। एक पॉलिटिकल डिसीजन था। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे, केरल के भी चुनाव आ रहे, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि प्रियंका जी केरल आ जाएगी, वायनाड से लड़ेगी, और राहुल जी रायबरेली में बने रहेंगे। एक पॉलिटिकल डिसीजन था और मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है एक पॉलिटिकल डिसीजन लेने का। तो ये सवाल कि मोदी जी ने गुजरात क्यों छोड़ा, जिस गुजरात ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो पॉलिटिकल डिसीजन है। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका को चुनाव लड़ाने में इतनी देरी क्यों करी? हाँ, इस पे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने उनको कहा था कि उनको कन्याकुमारी से लास्ट टाइम लड़ना चाहिए था, जब कन्याकुमारी के सिटिंग एमपी एक्सपायर हो गए थे जो कांग्रेस के थे, तब मैंने उनको कहा था। बट उनके पास एक विकल्प अमेठी तो था कि सूरीलाल शर्मा की जगह अमेठी से प्रियंका को लड़ा सकते थे वो। नहीं, उनको कैंपेन मैनेज करना था वो दोनों का, लेकिन वो पार्लियामेंट में जारी अच्छी बात। रायबरेली को लेकर राहुल सिक्योर नहीं थे, ये आप कहना चाह रहे हैं? कैंपेन मैनेज नहीं, इनफैक्ट अमेठी और रायबरेली, तो अमेठी से चुनाव लड़ लेती है, अमेठी से रहकर रायबरेली भी मैनेज कर सकती थी। नहीं, इनफैक्ट अमेठी वॉज एन ईजियर सीट टू विन। जो राहुल गांधी जी रायबरेली लड़े वो टफर सीट थी जीतने के लिए, क्योंकि वहां पर एमएलए नहीं था सोनिया जी के रिटायरमेंट के बाद। अमेठी वॉज एन ईजियर सीट टू विन। मतलब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने इतना खराब काम किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं रायबरेली ज्यादा मुश्किल थी, अमेठी ज्यादा आसान। नहीं, क्योंकि वो अब सुन लीजिए। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं रायबरेली ज्यादा टफ सीट थी, अमेठी आसान सीट थी, क्योंकि वहां की जो एक्स एमपी थी उनका एक ही काम था राहुल जी पे आप बीच में आए, उनका एक ही काम था राहुल जी पे पर्सनल टिप्पणी करना। इसलिए अमेठी आसान सीट थी, इसलिए राहुल जी टफर सीट जीते और शर्मा जी ने अमेठी वहां से उनको लड़ी। बोलिए प्लीज। देखिए, वायनाड क्यों भेजा गया, मैं इस पे अगर एक टिप्पणी कर, आप जानते हो तो नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस हो तो समझ में आ ही जाता है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि परिवार की राजनीतिक विरासत चाहे कुछ भी हो जाए पुत्र के साथ ही रहेगी, पुत्री के नाम नहीं हो सकती। क्या है ये सोच है। इसीलिए जितने वर्षों से मैं तो प्रियंका जी का बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, इतने वर्षों से कभी उन्होंने अमेठी रायबरेली नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि अमेठी हार गए तो सीधा वायनाड भाग गए। अमेठी रायबरेली में जो लगी रही, हरवाई सब होने के बाद भी वो वहाँ पर मेहनत करती रही। परंतु देखे ना, क्या कहते हैं कि पुत्र को ही सब कुछ मिलना चाहिए। ये मानसिकता ऐसी है कि बहन को भेज दिया साउथ में, जहाँ पर उनकी हिंदी बोलने की भाषा की कला जो है, भाषण की कला जो है, वो कोई काम नहीं आएगी, और सीधा एक संदेश दे दिया कि पुत्र के पास ही राजनीतिक विरासत रहेगी। और दूसरी बात, शायद ऐसा भी लग रहा है कि फ्लूक में एक आध सीट जीत गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में बाईपोल कराएंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए अच्छा निर्णय लिया। इससे आगे बढ़ते हैं। तहसीन, एक सवाल आपसे है। मैं आपका एक बयान सुन रहा था जिसमें आपने अन्ना आंदोलन को देश का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया था और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को आपने जिम्मेदार ठहराया था। सवाल मेरा ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के नाम पे देश के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया और आज अगर ईडी और सीबीआई उन्हें जेल भेजती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो आप उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ। उसके पहले ये जो इन्होंने अब प्रियंका जी पे टिप्पणी की कि
पुत्रों को ही सब मिलता है। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। भाजपा ने और कोई यूनिवर्सिटी चालू नहीं की, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू की और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सबको PhD दे दी है। और दूसरी चीज़, क्या साउथ इंडिया भारत का हिस्सा नहीं है? क्या दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है? साउथ इंडिया भेज दिया, ऐसे बता रहे जैसे किधर और भेज दिया। भाई भारत का हिस्सा है, कोई वो सेपरेट कंट्री नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आज भी मानता हूँ, नहीं तो तमिलनाडु पे बोल दीजिए एक शब्द। कल्लकुरिची पे राहुल गांधी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। 63 दलित मारे गए। अब राहुल गांधी जय संविधान, दलित, नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री के शब्द मैंने सुना, प्रधानमंत्री जी के शब्द सुना उसके ऊपर। मंत्री के शब्द क्या, नड्डा जी, सारे लोगों ने बोला। हाँ, नड्डा जी ने, PM सर ने क्या बोले वो भी मैंने सुना। बट हम इस पर आते, और PM सर के मैंने बाकी चीजों पर भी सुना। हम इस पर आते जो टॉपिक है। हाँ एग्जैक्टली। और एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, हम उस टॉपिक पे आते, मणिपुर पे आते। नहीं आते, नहीं आते तो आएंगे ना उस पर, नहीं उस पर आएंगे ना। मैं अपने सवाल का जवाब दे दूं। से एक बात गलत संदेश ना जाए। सवाल ले। एक सेकंड, नहीं सवाल नहीं है, पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, केवल आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ऐसे तू मैं करने की बात नहीं है। मणिपुर में संसद में चर्चा हुई। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बाहर भी और सदन के अंदर भी बोला। गृह मंत्री जी बोले, गृह मंत्री जी 3 दिन वहाँ गए। मणिपुर की घटना 93 और 97 में भी जब हुई, तब एक भी MOS होम ने ना स्टेटमेंट रखा ना वहाँ गए। परंतु आज की घटना है, एक ही मिनट, क्योंकि आप एक महिला हैं स्वयं, एक भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम महिला कार्यकर्ता है जिसको बंगाल में निर्वस्त्र किया गया, और आज अभी की घटना है ये बंगाल है, अफगानिस्तान नहीं है। तालिबानी स्टाइल इनको पीटा जा रहा है। मैंने लगातार आग्रह किया है कि मणिपुर पर जिसने भी बोला, जितना भी बोला, अच्छा बोला, सही बोला, बोलना भी चाहिए। पर इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने बंगाल में इस तालिबानी कृत्य पर अपनी जुबान नहीं खोली है। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उनकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, उस पर इंडिया अलायंस ने आज तक कभी मुंह नहीं खोला। जब संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ और शाहजहां शेख को वेस्ट बंगाल की सरकार ने प्रोटेक्ट किया, तब एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। और बाकी सब छोड़िए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल, उनको राज्यसभा सांसद होने के बावजूद मुख्यमंत्री के घर में पीटा गया, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो क्या महिलाएं केवल अरविंद केजरीवाल राजनीति का औजार है, ये भी समझना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल पे आता हूँ। उसके पहले एक लाइन में बता दो, पिछले 30 साल में पिछले एक सेकंड, मैं एक चीज बता दूं, पिछले 30 साल में, मैं उसी पर आ रहा था, पिछले 30 साल में जब से कश्मीरी पंडितों के साथ ये घटना घटी है, 16 साल भाजपा की सरकार रही है, 16 साल, 14 साल कांग्रेस की रही है। तो इनको बोले कि उस पर कम से कम लेक्चर ना दे। इन्होंने कुछ नहीं किया। एक हमारा कश्मीरी पंडित भाई वापस सेटल नहीं हुआ, एक नहीं हुआ सेटल। उल्टा टारगेटिंग किलिंग्स अब रिसेंटली वापस हो रही है। हम अन्ना हजारे पे आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी पे। मैं बिल्कुल मानता हूँ अन्ना मूवमेंट जो है देश का सबसे बड़ा फ्रॉड मूवमेंट था, मैं आज भी उसको मानता हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रिंसिपल से कल हेमंत सोरेन जी को बेल मिला, जिस प्रिंसिपल से सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाया जा रहा है, जिस प्रिंसिपल से ईडी कार्रवाई कर रही है, आप लोग जानकर आप लोगों को हैरान हो गए कि ईडी के अंदर आप दोषी हो जब तक खुद को बेगुनाह साबित नहीं करोगे, और आपको बेल नहीं मिलती क्योंकि बेल हियरिंग में आप फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं जाते हो, तो सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर कर दिया जाता है। ईडी के अंदर एक नया प्रिंसिपल अब चालू हो गया है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या होता है? आदमी तो बेगुनाह है जब तक गुनहगार साबित नहीं होता, बट क्योंकि वो टर्न अराउंड किया गया है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस में उसको बेल नहीं मिलता है। इस टारगेट से अगर आप मुख्यमंत्री को उठाओगे, ईडी के अंदर कॉपीराइट एक्ट आ गया है, कॉपीराइट को उन्होंने ईडी के अंदर लिया है, किसी को आप कहीं पर भी उठा सकते हैं, पुलिस स्टेट हो गया है। कन्फेशन बिफोर ईडी को माना जाता है, ईडी को पुलिस कोएसिव कन्फेशन ले रही है, ईडी डायरेक्टर का कितनी बार टेन्योर बढ़ाया गया। इन सब चीज़ों के बावजूद ईडी जिस तरह से काम कर रही है, मुझे लगता है ये एक बहुत डेंजरस संस्था है। इस संस्था पर अब लगाम लगनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द जो अनब्रिडल्ड पावर्स है ईडी के, उस पर स्ट्राइक डाउन करनी चाहिए। हेमंत सोरेन को तो बेल मिली ना? हाँ मिली। कब मिली बेल? कितने महीने वो जेल में रहा, उनको कैंपेनिंग करने का अधिकार नहीं मिला, और उसके बाद मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तब जाकर बेल मिली। कल क्या कहा कोर्ट के अंदर? मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ईडी के अंदर आते, ईडी के जो लॉयर्स आते, कहते हैं टेंटेटिव मनी ट्रेल है, कुछ भी आप कह दो, आपको कल ईडी में अरेस्ट कर दे के हमारे पास 100 करोड़ का मनी ट्रेल है, वो एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस में नहीं जाओगे, आपको बेल नहीं मिलेगा। ऐसे तो कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करता रहेगा और उसे कोई ईडी या सीबीआई फिर अरेस्ट नहीं करेगी, उस पर एक्शन नहीं लेगी? बिल्कुल अरेस्ट करे, बिल्कुल अरेस्ट करे, लेकिन जो प्रिंसिपल है कि आप निर्दोष हो जब तक स्टेट आपको गुनहगार साबित नहीं करती, उसको आपने टर्न अराउंड कर दिया है। वो एक बहुत ही डेंजरस है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। देखिए, कम से कम इस प्रकार की बातें ना करें कि जब ट्रायल कोर्ट या जो लोअर कोर्ट होता है वो बेल का ऑर्डर दे दे तो वो कहते हैं लोकतंत्र बहाल है।
और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल या अरविंद केजरीवाल की जमानत की जल्द अर्जी हो जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी और विषय पर फैसला सुनाए तब सुप्रीम कोर्ट ठीक होता है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मुझे राहत ना दे तो ये कहते हैं कि कानून ऐसा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस कानून के तहत कोई राहत नहीं दे सकता, परंतु हेमंत सोरेन को वही राहत दे रहा है, चिदम्बरम को वही राहत दे रहा है। कितने महीने बाद प्रोसेस इज द पनिशमेंट, सुन लीजिए, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सुनिए, शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत। ये सुप्रिया सिंह थे, ये ऑफिशियल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी बयान दिल्ली में है, क्योंकि अभी इनका क्या है कि अभी तक क्या चल रहा था, आप लोग मेरी एज के होते तो समझ में आता थोड़ा सा। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स नया एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो सीनियर है वो तो नहीं करते, ये तो हम 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं। ये भाजपा वालों को ही समझ में आता है, फ्रेंडशिप ये भाजपा वालों को ही समझ में आता है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, और किसी को समझ में नहीं आता है। हमारे जैसे शरीफ लोगों को नहीं आता है समझ में। हमारे समझ में इसलिए आता है क्योंकि हम देखते हैं कि निकाह और 3 तलाक और फिर हलाला कैसे करते हैं लोग, तो हम देख रहे हैं राजनीतिक रूप से भी ये निकाह और हलाला चल रहा है इनका। पंजाब में हलाला है और दिल्ली में निकाह था, और दिल्ली में अब 3 तलाक हो गया है। तो इनकी हरकतें देखकर हम इनको सुझाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आओ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है, ये अभी भी निकाह हलाला के साथ खड़े हैं। तो मैं बोलता हूं इनको कि निकाह हलाला वगैरह में मत विश्वास रखो, आप विश्वास रखो यूसीसी में। एनीवे में वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज ही दिल्ली कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है, ये केजरीवाल बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसके चक्कर में हमारी सीटें नहीं आई। ये आज का बयान है अभिषेक दत्त का। ये इस प्रकार के नेता है कि ये पवन खेड़ा इनके वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब। झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, जागरण में भी छपाई होगा इनका स्टेटमेंट। तो ये इस प्रकार के हैं। जब कार्रवाई हो रही थी और गठबंधन नहीं था तब तक तो कार्रवाई सही थी, जैसे ही गठबंधन हो गया मतलब फ्रेंडशिप हो गई तो कार्रवाई गलत है। अब ये गठबंधन टूट गया है फिर से दिल्ली में, तो एक दूसरे को फिर से गाली दे रहे हैं। सवाल तो उठेगा ना, जैसे इस प्रकार की बातें जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अनाप शनाप बोल रहे थे तब आप अरविंद केजरीवाल आपको सबसे बड़े फ्रॉड लगते थे। आज उनका कांग्रेस से समझौता हो गया तो आप अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होते हैं। नहीं, तो वही काम पवन खेड़ा भी कर रहे हैं, वही काम जो है कांग्रेस के और नेता भी कर रहे हैं। आज उनके लिए अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे नेता हो गए, कल उसी शराब घोटाले में वो अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रहे थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है, लेकिन आज तक इन्होंने मनी ट्रेल नहीं लाए। जो भी वो बयान दिखा रहे हैं 1 साल पहले के, 1 साल से इनकी पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाला है। मनी ट्रेल आज भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एसवी राजू कोर्ट में आते बोलते 100 करोड़ है, शायद मिला शायद नहीं मिला, हमको एस्टेब्लिश करना है, हमने इनको इंक्वायरी करनी है। आज तक मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सवाल वहाँ पे आता है, हमने आरोप लगाया, वो अरेस्ट हुए, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और ठीक है, हमारा पैमाना खराब है, इनका पैमाना। कॉनराड सांगमा को अमित शाह जी ने क्या कहा, नीतीश कुमार जी को क्या कहा, जिस अजीत पवार को चक्की पिसाने वाले थे आज उनके अलायंस के अंदर है। और प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इनके अलायंस में आते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा जिन पे इन्होंने व्हाइट पेपर निकाला, वो आज केस बंद नहीं किया, केस अभी भी चालू है, लेकिन वो बीजेपी में। अब हेमंता बिस्वा शर्मा जी अगर कांग्रेस में आना चाहे वो केस खुल जाएगा। छगन भुजबल की फाइल ईडी घुमाती, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ईडी कोर्ट में जाके कहती है फाइल घूम गई छगन भुजबल की, जिस छगन भुजबल पे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा सबसे भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र के हैं। अशोक चव्हाण पे आदर्श की बिल्डिंग गिराने वाले थे, वो अशोक चव्हाण जी आज भाजपा में इनके मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो आदर्श बिल्डिंग गिरी वो आदर्श बिल्डिंग। नारायण राणे किधर है भाजपा के अंदर? जितने नेता भाजपा में आते पूरे वॉशिंग मशीन में साफ होते आते, लॉन्ड्री करते। ईडी एक मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी नहीं, लॉन्ड्री एजेंसी है, लोगों को साफ करते, भाजपा में डिलीवर करते। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। भ्रष्ट नेताओं पे कार्रवाई मोदी सरकार ने खूब किया, ये ठीक है, लेकिन जो भाजपा में आ गए उनका क्या? पहले तो सबसे पहले इन्होंने स्वीकारा कि अगर ये इनके हिसाब से हम वॉशिंग मशीन है तो काले कपड़ों की गठड़ी इन्हीं के पास लगी हुई है, तो ये काले कपड़े जब तक आपके पास रहते हैं तब तक आप इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? तब जब कपड़े इनके पास होते हैं मैले, तब वो कपड़े साफ नजर आते हैं, और जैसे इनको छोड़कर चले जाते हैं तब सारे मैल नजर आते हैं। अब देखिए, इन्होंने कई सारी झूठी बातें कही हैं, एक एक का झूठ का मैं पर्दाफाश करूं। जो ये कह रहे हैं कि छगन भुजबल, एक एक फैक्ट के साथ कह सकता हूं, छगन भुजबल को 2013 में इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में जब क्लीन चिट दिया। आप गूगल कर लीजिए, लाइव चेक कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इधर ही पकड़ लेना। दूसरी बात इन्होंने कही कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2015 बीजेपी में आए,
उनके ऊपर जो 2014 की केस बताते हैं, वो 2014 में विटनेस के रूप में बुलाया था, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने स्वयं जाकर सोनिया गांधी को बताया था कि मैं विटनेस हूं, इस केस में अक्यूज नहीं हूं। और उस समय पर जब हेमंत बिस्वा थे तब तो उन्होंने कदर नहीं की, क्या किया उनके साथ, वो बिस्किट खिलाने का कार्य वो तो सबने देखा है। और उसके बाद 2018 तक इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल किया, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं निकाल पाए। उसके बाद भी आकर झूठ बोलते, कहते सुप्रीम कोर्ट कोई मनी ट्रेल नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है टेंटेटिवली। अब वो टेंटेटिव ही होगा क्योंकि ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल तो जब कोर्ट चाहे वो होगा तब। हाई कोर्ट ने कहा है 100 करोड़ का मनी ट्रेल एक जगह पे मिल चुका है। इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल और बाकी नेता जेल में, पर बाकी सब छोड़ दीजिए। ये तो आरोप प्रत्यारोप, मैंने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, ये सब छोड़ दीजिए। एक ही व्यक्ति है जो 4 बार कन्विक्टेड है पूरे राजनीतिक पटल में, जो आज हमारे बीच में है, वो है लालू प्रसाद यादव। आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो ना। लालू प्रसाद यादव को अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं और उनको सच बोल रहे हैं। ये वही लोग थे जो लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर सोनिया गांधी को जेल में भेजना चाहते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से लालू तक ये सियासी धर्मांतरण हुआ है। और ये सियासी धर्मांतरण इनका भी हुआ है। 6-7 महीने पहले ये भी कहते थे ये अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, अब ये अरविंद केजरीवाल के गुणगान करते हैं। बिल्कुल कहता था, लेकिन इन्होंने मनी ट्रेल अब तक एस्टैब्लिश नहीं किया। और बिल्कुल लालू जी कॉन्विक्टेड है, लालू जी को चुनाव नहीं लड़ रहे। ये उस पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया कैमरा पे चंदा लेते हुए और कॉन्विक्ट हुआ, बंगारू लक्ष्मण जी। चंदा लो, कॉन्ट्रैक्ट दो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं है? नहीं, एक मिनट, आप सुन लीजिए। एक वाक्य, जब बंगारू लक्ष्मण जी के ऊपर केस आया, मैं कन्विक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षता का पद छोड़ा, राजनीति से वो बाहर हो गए, पार्टी ने भी उनको दूर किया। लालू प्रसाद 5 बार कन्विक्टेड है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के और इंडिया अलायंस के सदस्य है। ये अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में, भाजपा में और इंडिया अलायंस में, कि हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर दूर किया, आपने भ्रष्टाचार के कन्विक्शन होने के बाद भी उनको अपने माथे पर लगाकर बैठते हैं। जो बंगारू लक्ष्मण जी का फॉर्मूला था वो आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उनका फॉर्मूला चालू है, चंदा लो, कॉन्ट्रैक्ट दो, आज तक इनका चालू है और उस पर कोई इंक्वायरी अब तक नहीं हुई है इनकी। अच्छा एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड सारा पैसा गलत था, खराब था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। तो इन्होंने तो कई 1000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए हैं, जबकि इनकी केवल 2 या 3 राज्य सरकारें हैं, इन्होंने लौटा क्यों नहीं दिए? तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मैं लूं तो वो चंदा और दूसरा ले तो वो धंधा, यही होता है दोहरा मापदंड। क्योंकि एसबीआई के चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे थे। एसबीआई के चेयरपर्सन, नहीं सुनिए, एसबीआई के चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर के बोलने पर लिस्ट नहीं दे रहे थे, किसका लिस्ट है ये एसबीआई के चेयरपर्सन कर रहे थे। एसबीआई के चेयरपर्सन स्टेट चीफ मिनिस्टर्स की सुनते। एसबीआई के चेयरपर्सन से भी सवाल उठना चाहिए, जिस तरह के उनका रवैया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को डंडा लगाना पड़ा तब जाकर लिस्ट आई बार। शहजाद, एक सवाल आपसे है, बीजेपी 303 से 240 पे आ गई, वजह क्या रही? विपक्षी एकता या अंदरूनी कलह? देखिए, निश्चित रूप से हमारी एक नहीं कई कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से हम 303 तक नहीं पहुंच पाए और 240 पर आ गए। इसको स्वीकारने में कोई ना गुरेज होना चाहिए, ना हमको शुतुरमुर्ग की तरह पेश आना चाहिए कि नहीं हम में कोई खराबी नहीं थी, हम में कोई कमी नहीं थी। कमी थी, कोई ना कोई कमियां रही हैं। अब देखिए, सार्वजनिक मंच पे, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, केवल एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं हूं, तो मैं निश्चित रूप से अपने घर की बातें सार्वजनिक नहीं करूंगा, पर निश्चित रूप से जो भी कमियां और जो भी कारण है, एक नहीं अनेकों कारण है, उसका चिंतन और विश्लेषण किया जा रहा है। हम तो वो लोग हैं तो हार में ही नहीं, हम जीत में भी विश्लेषण करते, चिंतन करते और उसको सुधारने का और उसमें और बेहतर करने का प्रयास करते। पर एक चीज मैं आपको बता सकता हूं जो बहुत चली, एक चीज ये जरूर चली कि इन लोगों ने जिस प्रकार से झूठ का कारोबार और दुकान चलाया हुआ है कि हम आरक्षण खत्म करने वाले हैं। और आज मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और हर मंच से राहुल गांधी ने कहा कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था आज से नहीं, जब से संविधान बना तब से है। नेहरू जी ने 1931 में कास्ट सेंसस होता था, 51 में कास्ट सेंसस रोका, 61 में नेहरू जी ने कहा आरक्षण की व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं,
इंदिरा जी से लेकर राजीव जी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, भाजपा की सरकार ने मंडल को लागू किया। इन्होंने कास्ट सेंसस चिल्लाया, कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां पर कास्ट सर्वे आउट नहीं किया, बिहार में हमने करवा दिया, हिमाचल में कास्ट सेंसस बोलते नहीं है, कास्ट सर्वे बोलते नहीं है। और जब मौका मिला मुख्यमंत्री बनाने का तो इन्होंने रेवांत रेड्डी को तेलंगाना में बनाया, और हमने मनोज यादव को बनाया, हमने विष्णु देव साई को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, हमने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, पर ये अपने इंडिया अलायंस का एलओपी भी ओबीसी समाज से नहीं दे पाए। उल्टा चोर कोतवाल को सहजाद एक लाइन की एक मिनट, खड़गे जी कौन से समाज से आते हैं? राज्यसभा बोलने का एक अवसर मिनट, अभी आपका पैमाना नहीं हो सकता है। चलिए हम सब खराब, 2011 का कास्ट सेंसस है इनके पास, फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2014 में, सुन लीजिए 2014 में राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम रिलीज करेंगे, 2014 में हम रिलीज करेंगे, कर दीजिए उसको रिलीज, क्यों नहीं कर रहे रिलीज, वो तो उनके पास है। थर्ड, बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे रिलीज हुआ, इनकी सरकार के टाइम पे नहीं। लास्ट जी नहीं, आप इसको आप हंस सकते हैं, आप कर दीजिए कास्ट सेंसस रिलीज, आप कर दीजिए रिलीज, आप रिलीज कर दीजिए। सहजाद सिंगल कब तक रहेंगे, शादी कब कर रहे हैं? इनका कंपटीशन राहुल गांधी से, छोड़िए, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। मैं तहसीन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? कितने दिनों तक बगैर ज्वाइन किए बैटिंग करते रहेंगे? रहने दो सर, मैं बहुत, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, आप मुझे पॉलिटिक्स में क्यों एक चीज धकेलना चाहते हो? मैं मैरिटल स्टेटस में सिंगल हूँ, या राजनीतिक स्टेटस में सिंगल है, ये वहां कमिट नहीं करना चाहता, मैं वहां कमिट नहीं। अच्छा, अगला सवाल तहसीन आपसे, नंबर कब अनब्लॉक होगा सहजाद का? नंबर कब अनब्लॉक होगा? आपने मोबाइल नंबर आप दोनों ने एक दूसरे का ब्लॉक कर रखे हैं, ये सवाल दोनों से, पहले आप जवाब दे लीजिए फिर नहीं, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ जुर्वान मार्च लास्ट ईयर, तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया था, उसने किया था व्हाट्सएप, और हमारी बात भी हुई उसके बाद, और वो अक्सर मेरे बेटे को किसी मंच पे ये साझा किया था कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो नहीं ऐसा नहीं, नंबर ब्लॉक नहीं है, और वो अक्सर मेरी वाइफ के साथ चैट करते, वो आता है भी मेरे बेटे को मिलने। और भतीजों से तो बात होती है इनकी, मुझे पता है, लेकिन आपसे ना सहजाद आपसे बात करते हैं ना आप इनसे बात करते हैं। मैं इसका एक सरल उत्तर देता हूं, हम दोनों वफादार हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं देश के प्रति, ये परिवार के प्रति, जिस दिन ये परिवार को देश मानना बंद कर देंगे, नंबर भी अनब्लॉक हो जाएंगे। ये परिवार को देश मानना बंद करें और देश को परिवार माने। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, इस पे आपका जवाब जरूरी है। ये तो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिला देंगे भाई साहब, अब तो चौथे उन्हीं का बाकी है। उनको तो मिलना चाहिए टिकट, मैं कहाँ उसके खिलाफ हूँ, मैं तो उसके खिलाफ हुई नहीं, उनको भी दो टिकट, इसीलिए मैंने आ रहा हूँ पॉलिटिक्स में, अब उनको भी आन दो, इसलिए ये आपके पहले वाले सवाल का जवाब। जीजा के जीजा है तो इनकी बात का ज्यादा अहमियत है। कुछ सवाल हम ऑडियंस के बीच से ले लेते हैं। जी मैं आपका सवाल समझ गया, मैं इस पे जवाब देता हूँ। नहीं, ये गलत बात है, आप किसी के बारे में, राहुल गांधी और केजरीवाल ये दोनों भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन लेता हूँ। अब किसी के लिए ये नहीं बोलना चाहिए, सभी लोग देश के संविधान पे, नहीं सुन लीजिए मैम, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता, आप बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये लोग देश के संविधान पे शपथ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं मानता हूँ नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, मैं नहीं मानता हूँ कोई भी विपक्ष का नेता या प्राइम मिनिस्टर देश के लिए खतरनाक है। बॉनाफाइड मिस्टेक्स होती है, कोई भी मैनिफाइड ही नहीं होता। मैं मोदी जी के लिए भी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, हमें पर्सनल भावना ऐसे नहीं करनी चाहिए, बट आप क्या, ये लोकतंत्र आपका अधिकार। इससे आगे बढ़ते हैं। सहजाद एक सवाल ये है, आपने अभी पिछले दिनों बयान दिया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए था, अब तो वो 55 से 99 तक पहुंच गए हैं। अब क्या लगता है, कुछ राजनीतिक परिपक्वता आई है या अभी भी आपकी धारणा वही है इन दोनों के प्रति? देखिए, ऐसा है कि केवल क्योंकि उनके कुछ नंबर बड़े हैं, क्या उनकी नीयत बदली है? देखिए, नंबर बदलने के बाद भी नीयत वही है जिस प्रकार से, बाकी सब छोड़ दीजिए, ये छोटी सी क्रिकेट मैच की बात ही करिए, इनके सारे कांग्रेस के नेता और इंडिया अलायंस के नेता, कल मैं इसको लाइटर नोट में भी बोल रहा हूं, पर इतनी गंभीर बात है, मोदी से बैर करते करते, मोदी से दुश्मनी करते करते ये लोग चाह रहे थे कल रात तक, जब तक कि वो एक ओवर अक्षर पटेल का हो गया, उसके बाद आपने देखा कि हमारे सूर्य कुमार यादव वगैरह ने कैच अच्छा लिया, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग कर ली, तब तक ये लोग कह रहे थे ये पनौती पीएम, सारे ट्वीट और ड्राफ्ट रेडी हो चुके थे, भारत की हार की कामना करने लग गए।
अरे भाई मोदी से विरोध है, मोदी का विरोध करते करते आप भारत की उपलब्धियों का विरोध क्यों करते हैं? और यही समस्या है। और देखिए, पहले देश को इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषाओं के आधार पर बांटा, आज देश को जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और वहां पे देखिए, मुसलमानों में भी भाई बहुत सारी जातियां होती है। जाति मतलब क्लास वर्ग होते हैं, पसमानदा, अशराफ, अजलाफ, अंसारी, ये वो सारे होते हैं। कभी कोई कांग्रेस का नेता उनके विषय में नहीं बोलता, पर हिंदू समाज को तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, तुम दलित हो, तुम ये हो, ये करके हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं। और ये किसके इशारे पर और किस एजेंडे को लेकर करते हैं? तो मुझे लगता है नंबर बदले हैं, नीयत वही है कि मोदी को हराने के लिए भारत हारे तो मुझे कोई गैर नहीं। ये जवाब इनका ऐसा था कि अगर मेरी आंटी का एडम्स एप्पल होता तो मेरी अंकल होती। ये क्या जवाब है? इनका ट्वीट में ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, आपको कैसे पता? आपने उनका मोबाइल चेक किया पेगासस से? नहीं, सुनिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। ये कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ये होने वाला था, ये हुआ। आपके पास होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भाजपा के पास है परमानेंट विक्टिम कार्ड, और आप देश को बांटने की बात करते हो। जिस माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात की, जिन्होंने इस चुनाव में मच्छी, मुर्गा, मटन, मुजरे की बात की, आप बात कर रहे हो देश को बांटने की। प्लीज मैं इस पे एक ही छोटा उत्तर दे दूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, नया संसद भवन बना, ये नया संसद भवन कोई भाजपा का संसद भवन है? ये नया संसद भवन मोदी का घर है क्या? कांग्रेस के नेताओं ने ये लिखा कि अच्छी खासी बारिश हो जाए तो ये संसद भवन भी ढह जाए। ये मैं दिखा सकता हूं, दिखाने के लिए सारे प्रूफ तथ्य लेकर घूमता हूं। मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि इस मंच पे ये कांग्रेस के लिए जवाब नहीं दे सकते, ये अधिकृत रूप से कांग्रेस से जुड़े भी नहीं। एक किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की, वो क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट बन जाता है? और पार्लियामेंट हाउस चलता किससे? पार्लियामेंट हाउस उस बिल्डिंग से नहीं चलता, उस माइक से चलता जिस माइक को कल ओम बिरला ने बंद करने की कोशिश की थी। एलओपी की माइक बंद करने की कोशिश की। केवल एक वाक्य आखिरी में। राहुल गांधी एलओपी बने, उसके बाद पता है पहली अपॉइंटमेंट किसकी हुई? सैम पित्रोदा की। वही सैम पित्रोदा जिसने कहा साउथ इंडियन लोग अफ्रीकन हैं, जिसने कहा नरसंहार हुआ तो हुआ, जिसने कहा कि किस प्रकार से पुलवामा और 26/11 पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तानी आतंकवादी देश थोड़ी बन गया है। और यही सैम पित्रोदा ने कहा कि संविधान बनाने में अंबेडकर का कोई योगदान नहीं, नेहरू का योगदान है। इसको उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तहसीन अभी भी बाहर है। जिस व्यक्ति ने कहा 26/11 आरएसएस की साजिश थी, कृपा शंकर सिंह, वो उनका टिकट पे लड़ा है चुनाव, वो उनके टिकट पे लड़ा। जिसने आरएसएस को दोष दिया 26/11 के लिए, बताइए कहाँ उनका स्टेटमेंट दिखाइए। बताइए, वो बुक रिलीज फंक्शन में वो थे। बुक रिलीज फंक्शन में कृपा शंकर सिंह, दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट थे, जिन्होंने आरएसएस को दोष दिया 26/11 के लिए। वो आज बीजेपी के सम्मानित मेंबर है, वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़े। ये इनका राष्ट्रवाद है। जय उत्तराखंड। थोड़ी शांति बना लें दोनों। हम अक्सर आपको टीवी में देखते आते हैं, आज लाइव मौका मिला। टीवी में आपकी बहस अच्छी लगती है, उत्तराखंड में ना इस तरीके की बहस में पड़े। मेरा दोनों पूनावाला से एक ही प्रश्न है आपसे। पहले प्रश्न ये है कि आप लोग ईडी और सीबीआई, जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई ने टिल 2024 तक कितने छापे मार के कितना धन उगाही करी है, आप उसका डाटा पब्लिक के सामने रखिए ना। एक सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि रिच क्लास की सर्वे कराया जाएगा और उनकी मनी को पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। मैं पहले नहीं सर, एक मिनट प्लीज। कॉमन क्वेश्चन है, दोनों आराम से जवाब दीजिएगा। जिसको मोदी जी ने कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र गिरवी रख लिया जाएगा, वो भी एक अलग डाइवर्सिफिकेशन था उस स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक हायर क्लास का सर्वे कराया जाएगा। तो जनाब, वो सर्वे भी आपने ईडी सीबीआई से ही कराना था, या कोई कांग्रेस की एक पैरेलल एजेंसी बनाते? जब आप काम कराओ ईडी सीबीआई से तो वो सही हो जाता है, जब बीजेपी कराए तो ईडी सीबीआई का दोष देने लग जाते। मैं जवाब दे दूं पहले। देखिए, 2004 से 14 के बीच में ईडी ने कुल 112 केस किए थे, जिसमें कि इस प्रकार की संपत्ति केवल जो जब्ती की थी भ्रष्टाचारियों की 5346 करोड़। और 2014 से 22, मैं 22 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, केस ईडी के द्वारा किए गए 5310, और तब तक की जब्ती 1 लाख करोड़ रुपए की हुई। और इसमें से 1 रुपया भी कोर्ट ने वापस नहीं करने लगाया। इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों का लेकर उनको, जिनका पैसा था, उनको लौटाने का काम किया गया। और मैं आपको बता दूं, जितने केस ईडी ये चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में देती है, कोर्ट फिर तय करता है कितने ट्रायल करना है, क्या नहीं करना है। जो कोर्ट में ट्रायल के रूप में केस गए
25 केस गए, 25 केस में से ईडी के 24 केस में कन्विक्शन हुई। इसका मतलब लगभग 95% का कन्विक्शन रेट ईडी का रहा है। ये लोग झूठ बोलते हैं। और कुल मिला के ईडी के जो केस होते हैं ना भ्रष्ट पॉलिटिशियंस पर, मात्र 2 या 3% है। बाकी के केस भ्रष्ट अफसरों पर, भ्रष्ट बिजनेसमैन पर, इन पर होते हैं। तो इसमें किस प्रकार से टारगेटिंग हो रही है? कोई कॉमन मैन तो नहीं कहता कि ईडी की टारगेटिंग कर रहा है। केवल नेतागण बोलते हैं जब इनकी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खुलती है। 2 या 3% पॉलिटिशियंस है, बिल्कुल सही है। उसमें से 100% विपक्ष के, और जो लोग इनके साइड पे चले जाते हैं वो केस लटके रहते या बंद नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास रखते दूसरी बात ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है, ऐसे पार्लियामेंट में इन्हीं ने कहा था, लेकिन वो 0.5% है। ये जो 25 केसेस का लोग कन्विक्शन दिखाते, उसमें से 24 केस कांग्रेस के जमाने के थे। इनके केस में से ठीक उतने जितने मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उतने केस का कन्विक्शन हुआ, यानी कि 0। तीसरी चीज सर, मैनिफेस्टो में मैं इन्वॉल्व था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा था कि पैसे वालों से सर्वे कराते उनका पैसा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट रिसोर्सेज की बात हुई थी, कई पैसे वालों का पैसा देना नहीं। मोदी जी का स्टेटमेंट आपका भैंस, अच्छा मैंने इस चीज पे थोड़ा गौर फरमाया। 12 करोड़ भैंस है टोटल भारत के अंदर। मोदी जी ने कहा भैंस लेकर मुसलमानों में बांटेंगे, तो 6 करोड़ भैंस लेंगे कैसे? वो कैसे मुसलमानों को देंगे? मतलब देश के प्रधानमंत्री, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, क्या उनको शोभा देती भैंस, मुजरा, इन चीजों, मंगलसूत्र पे बात करने की? क्या ये शोभा देती है? क्या मैनिफेस्टो में लिखा है? मैं आपको मैनिफेस्टो मैं बना रहा, मैं उसमें इन्वॉल्व था, बताइए क्या लिखा है इस मैनिफेस्टो? हमारे मैनिफेस्टो में बताइए क्या लिखा हुआ है? हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? आरक्षण हटाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में आरक्षण आप उसको बोल समय- दीजिए, आप बोल दीजिए। देश में बेच दिया। तहसीन शहजाद समय हमें चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जिससे पहले कि ये थैंक यू सो मच। बहस तनाव की सीमाओं को क्रॉस करे, मैं चाहूंगा कि इस बहस को यहां समाप्त करें। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सियासी सूरतें लगती तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन जब जबान चलती तो चलती अंगारी है। जिससे पहले कि हम अंगार चलने लगे, इस बेहतरीन चर्चा को समाप्त यहां करते हैं। ये बहुत खूबसूरत राम रहीम की ये चर्चा और ये प्रतीक चिन्ह हमारे आयोजकों द्वारा, मयंक श्रीवास्तव जी,